साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जनमंजय सर हैं जो प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, और हमारे साथ बगल में बैठे हुए हैं प्रदीप अंबेडकर जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और आज हम सब जिस मुद्दों को लेकर के नेशनल जनमंच के बैनर तले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा है चुनावी जन चौपाल। चूँकि देश में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और आप सब जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और औरंगाबाद ज़िले में प्रथम फेज का लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो जिसे लेकर के काफ़ी सरगर्मी है, जनता उत्साहित है, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए तत्पर है। तो इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम बातों के बीच में हम लोग चुनावी मुद्दे पे भी बात करेंगे और जनता के उनका जो अधिकार है उन अधिकारों को कैसे उनको प्रयोग करना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर उनको चुनाव में जाना चाहिए, उनका अधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा, कैसे बचेगा, हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने चल रहे हैं। नेशनल जनमंच में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से मेरा आग्रह है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए ताकि अन्य लोगों तक हमारी बातचीत पहुंच सके। तो चलिए हम लोग इस एपिसोड में, इस बातचीत के दौरान हम आगे बात करते हैं। और मेरा जो सवाल है कि जिस तरह से 2024 का लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है, इससे पहले कई बार 1952 के बाद लगातार लोकसभा का चुनाव पूरे देश भर में हुआ है। तो इन तमाम चुनावों में जिस तरह से लोग अपना, जनता जो है से मताधिकार का प्रयोग करते आए हैं, और क्या इस बार लोकसभा का जो चुनाव है अन्य चुनावों से कैसे भिन्न है, कैसे विशेष है, लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोकसभा का जो चुनाव चल रहा है तो पूरे जनता को ऐसा लग रहा है कि जो पिछले चुनाव हुआ उन तमाम चुनावों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह लोकसभा का चुनाव, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश के सभी मताधिकारियों को जय संविधान जय भारत के साथ संबोधित करना चाहता हूं। और इस जो चुनाव की प्रक्रिया है ये बहुत ही अलग है इस मामले में कि रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट को लेकर के है। रिज़ल्ट को लेकर के ऐसा है कि जो मत देने वाले हैं, मताधिकारी हैं, उनका वक्तव्य नहीं आ रहा है कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है कि विपक्ष रहेगा ही नहीं। लेकिन लोकतंत्र में अगर विपक्ष का निर्माण नहीं होता है तो ये अधूरा लोकतंत्र है, लंगड़ा लोकतंत्र है। इसलिए ये जो दावे हो रहे हैं ये खोखले हैं या खतरनाक हैं या राष्ट्रहित में नहीं है। धन्यवाद। सर, चुनाव आयोग ने प्रतिबंधित कर रखा है कि कोई भी ऐसा झूठा वादा कोई जनप्रतिनिधि या कोई राजनीतिक पार्टी जनता के बीच में नहीं करेगा। तो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं जी और नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके अनुसार जो कार्य होता है सरकार द्वारा, यो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जो संविधान हमें एक दायरा दी है उसके अनुरूप जितना खरा उतरता है और जितने मुद्दे खरे उतरते हैं वो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं और वो सबके लिए हैं, चाहे वो बहुत बड़ा उद्योगपति हो या छोटा रिक्शा पुलर हो। और इन्हीं मुद्दे के इर्द गिर्द जनता को अपना मुद्दा खुद खड़ा करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया भी आ गया है, उनके स्पेस भी हो गया है, वो संविधान के अनुच्छेद 19 का इस्तेमाल करते हुए। धन्यवाद सर। हमारे साथ डॉक्टर जनमंजय सर प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और सभी विषयों पर गहन जानकारी रखते हैं और राजनीति से लेकर सामाजिक तमाम मुद्दों को बहुत गहरा समझ है इनके पास। सर, हम बात करेंगे आपसे जिस तरह से पूरे देश में इस बार का जो चुनाव है और चुनाव में जिस तरह से जनता उत्साहित है अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए, तो क्या लगता है सर, जनता को किन मुद्दों को आगे लाना चाहिए और किन मुद्दों के साथ चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल जनमंच देखने वाले तमाम दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश में है। जी सर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बड़ा तो है ही, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा पर्व है, इतना बड़ा देश है, इतनी तरह की चीज़ें जुड़ी हुई है इस लोकसभा के चुनाव से। जैसे आपने बोला कि किन संकल्पों को लेकर के हमारे देश में चुनाव होने चाहिए या जनता को किन संकल्पों के साथ चुनाव में उतरना चाहिए अपने जो मताधिकार हैं उसको लेकर के। दुर्भाग्य की बात क्या है कि जनता इस बड़े परिप्रेक्ष्य में अपने को देखती नहीं है। वो हमेशा जाति को, धर्म को, बिरादरी को, मेरा तेरा भाई बंधु लेकर के उतरती है। मैं बहुत स्पष्टता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि जनता चाहे औरंगाबाद की हो, चाहे जनता जम्मू कश्मीर की हो, चाहे केरल की हो, जनता देश के किसी भी कोने की हो, यदि वो लोकतंत्र का हिस्सा है, यदि वो राष्ट्र का हिस्सा है, वहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो
कुछ बातें हैं, कुछ संकल्प है जो तमाम नागरिकों को, तमाम भारतीयों को लेकर उतरना चाहिए। हमेशा रोटी रोजगार के लिए, हमेशा अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हमेशा शिक्षण संस्थाओं को खड़ा करने के लिए, हमेशा गरीबी उन्मूलन के लिए, हमेशा स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाओं के लिए, इन विषयों पर केंद्रित करके ही हमें लगता है कि अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है इस चुनाव में कि जनता ने देख लिया है कि पहले 10 वर्षों में, 15 वर्षों में जिन जनप्रतिनिधियों उनको अंगूठा दिखाया है, उनके साथ धोखा किया है, उनके अधिकारों का हनन किया है, उनके साथ गैर संवैधानिक व्यवहार किए हैं, उनको मिलने वाले तमाम अधिकारों का अवहेलना किया है, ऐसे तमाम लोगों को इस बार खारिज करना चाहिए। इस चुनाव में एक ये बड़ा संकल्प होना चाहिए कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम जनप्रतिनिधि, ऐसे तमाम नेता जो पहले उन्होंने जनप्रतिनिधि के तौर पर जो है कि सुशोभित किया अपने को संसद के तौर पर, उन सबको इस बार खारिज किया जाना चाहिए जिन्होंने अपने वादे नहीं निभाए या जिन्होंने गैर संवैधानिक रवैया दिखाया जनता के साथ। तो क्या सर लगता है कि आपके अनुसार नए चेहरों को भी मौका मिलना एकदम बिल्कुल ही, क्योंकि ये कोई मच्छर तो है नहीं कि तालाब में पैदा हो जाएगा। जो जनप्रतिनिधि बनकर के आ रहा है, जो संसद बनने के दौड़ में है, वो ग्राउंड पे दिखता होगा, कहीं ना कहीं जमीनी जुड़ाव होगी, कहीं ना कहीं वो एक्टिविज्म करता होगा, कहीं ना कहीं वो संविधान सम्मत सोच रखता होगा। तो ऐसे तमाम लोगों को मौके मिलने चाहिए, वो नए ही क्यों ना, नया पुराना तो भाई मौके से है। जो इस बार पहली बार मौका ले रहा है बतौर संसद के प्रतिनिधि बनने के तौर पर, वो नया होगा, लेकिन उनका उम्र तो 35 वर्ष ऊपर है ना भाई, तो वो नए उस उम्र के लिहाज से नहीं रहे, उनको मौका पहली बार मिल रहा है। इसलिए हमारी नज़र में इस बार तमाम ऐसे लोग जो नए होने के बावजूद भी जो संकल्पित हैं, जो सुदृढ़ हैं, जो अच्छे जनप्रतिनिधि का जो है कि चरित्र रखते हैं, जो संविधान की समझ रखते हैं, जो जनमानस के दुख सुख से जुड़ाव रखते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और तमाम ऐसे लोग जो पहले से 10 साल से 15 साल से जनप्रतिनिधि बनकर के, संसद बनकर के उन्होंने संविधान की अवहेलना की, उनको खारिज किया जाना चाहिए, उनको दूर भगाया जाना चाहिए। अंत में जनता ठगा सा महसूस कर जाता है, तो इस बार उन तमाम चीज़ों को समझते हुए मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि हमारे देश में मुद्दे बड़ी स्पष्ट हैं। हर व्यक्ति को मालूम है कि हमारे अच्छा बच्चा पढ़ेंगे, अच्छा स्कूल कॉलेज होगा तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, जब नियुक्तियां आएगी तो हमारे बच्चों को अच्छे संस्थाओं में जाने का मौका मिलेगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी होंगी, और जो रेलवे जैसी, भेल, गेल, सेल जैसे जो संस्थाएं होंगी, ये सबको पता है। आम व्यक्ति जो देश से जुड़ा हुआ है, जो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करता है, उनको ये बात मालूम है। तो जनता जब इन मुद्दों को दरकिनार करके, जब जाति धर्म देख करके, जब अपना भाई बंधु बिरादरी देख करके जब वोट करने पर आ जाती है, तो ठगी जाती है। इसलिए जनता को मैं आगाह करना चाहूंगा कि इन मुद्दों को, जो आपको ठगने वाले मुद्दे हैं, उनसे सतर्क रहिए। आप जरूरी मुद्दों को पकड़ करके आप चुनाव में आइए और अपना मताधिकार का प्रयोग करिए, और ऐसे लोगों को मौका दीजिए जो आपके लिए लड़ने वाले हैं, आपके लिए बोलने वाले हैं और आपके अधिकारों का संरक्षण करने वाले हैं। क्या सर, एक सवाल और है आपसे सर, कि जिस तरह से आज आज़ादी कितने वर्ष बीत गए हैं, लगातार देश में लोकसभा का चुनाव होते रहा, विधानसभा का चुनाव होते रहा, नए नए जनप्रतिनिधि आते रहे, और कुछ ऐसे भी जनप्रतिनिधि हैं कि लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, फिर भी जनता में असंतोष का भाव दिखता है। हम नॉर्मली तौर पे हम क्या करते हैं कि जो विकल्प हमें मिलते हैं, हम उसी पर हम टिक जाते हैं और उन्हीं पे वोट करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हम अपना विकल्प लेके क्यों नहीं आ सकते हैं। देश में कई ऐसे युवा हैं जो राजनीति करना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, साधन संसाधन नहीं है, तो पिछड़ जाते हैं। आम जनता ऐसे लोगों को, जो समर्पित है, संकल्पित है, अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं, उनमें अच्छा गुण है, तो ऐसे लोगों को बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को मौका देकर के आगे लेकर के आना चाहिए। तो हमको लगता है कि एक अच्छी पहल हो सकती है कि आम जनता ऐसे तमाम लोगों को मौका दे, उनको ही अपना जनप्रतिनिधि चुने या उनको बढ़ावा दे, जो संविधान सम्मत सोच रखते हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। तो अपना विकल्प भी तैयार करना पड़ेगा जनता को, वरना दूसरे के विकल्प पे, या जो लोग पैसे के दम पर अपने को विकल्प मान चुके हैं, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। एक सवाल सर, जिस तरह से देश में चुनाव के जब माहौल आता है तो बहुत पैसे खर्च किए जाते हैं काफ़ी, तो वैसे परिस्थिति में जो ईमानदार होगा, जो स्वच्छ छवि रखने वाला व्यक्ति होगा, वो कैसे चुनाव जीतेगा और कैसे जनता के द्वार तक पहुंच पाएगा? ये बड़ी, चूँकि लोकसभा का चुनाव में बड़ा क्षेत्र होता है, तो कैसे उनका मत ले पाएगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? जनता की आंख बड़ी तेज होती है, बड़ी दूर तक देखती है, भले जनता अपने आंख पर चश्मा लगा ले। तो मेरा कहने का मतलब कि जनता ये बहुत स्पष्टता के साथ देख रही होती है कि कौन व्यक्ति पैसे के दम पर आ रहा है। क्या नहीं दिखता प्रदीप जी? ये बहुत ही साफ तरीके से देखा जा सकता है कि कौन जनप्रतिनिधि अपने रसूख के दम पर, कौन प्रतिनिधि अपने धौंस के दम पर, कौन अपने पैसे के दम पर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो जो लोग सिर्फ पैसे ही के दम पर चुनाव जीतने का दावा ठोक रहे हैं, ऐसे दावों को भी खारिज किया जाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इन तमाम दावों को खारिज करने वाला जनता ही है। इस लोकतंत्र में सबसे मजबूत स्तंभ कहें
या सबसे मेन फैक्टर कहें या सबसे ताकतवर जो लोग हैं वो जनता है, जनता का वोट ही है। तो जो जनता के पास वोट है, जो सबसे ताकतवर है, वो ऐसे रसूखदार लोगों से क्यों डरे, उनके पीछे क्यों चले, उनके पैसे दे करके प्रभावित क्यों हो। तो आम जनता जब ऐसे प्रभाव में नहीं आएगी तभी वो अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, जो थोड़े धन संसाधन से कम भी है, तो उनको मौका देगी और उनको जिताएगी। क्योंकि ये पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं, पहले भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में कई ऐसे लोगों को बढ़ावा मिला है जो साधन संसाधन संपन्न नहीं थे, कमजोर थे पैसे के दम पर, लेकिन उनकी छवि अच्छी थी, जुझारू थे, लड़ाकू थे, आम जनता के मुद्दों पर बात करते थे। ऐसे लोगों को मौका मिला और ऐसे लोग संसद में पहुंचे हैं। तो उन उदाहरणों से सबक लेने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बार का जो चुनाव है इन तमाम चीज़ों के लिए खास नज़र आ रहा है और कई लोग तो बड़े बड़े दावा भी ठोक रहे हैं और जनता इस बात को लेकर असहज है कि मेरा संविधान खतरा में है, मेरा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा आम जनता का भविष्य खतरे में है, जंगल पहाड़ काटे जा रहे हैं और काफ़ी जो है से लोग इस तमाम चीज़ों से भयभीत है। तो इन तमाम भय के माहौल में क्या जनता अपने सच्चे प्रतिनिधि को चुनने में सफल हो पाएगी? बिल्कुल बलराम जी, बिल्कुल सफल हो पाएगी। और उसमें यही है कि जो जनता है, यानी कि जो मत देने के अधिकारी हैं, मताधिकारी हैं, जैसे ऑफिस में आते हैं अधिकारी होते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, जो अधिकारी हैं उनके अंदर मताधिकार की गहरी समझ होनी चाहिए। गहरी समझ पे, जैसे आप भी मीडिया वाले हैं, शायद आप पर भी आरोप लग जाए, पर मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि वो ये नहीं बताते हैं कि उनको अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि चुनना है, अच्छा से अच्छा एमपी चुनना है। उनको मीडिया ये बताता है कि आपको फलाना पीएम चुनना है। ये बहुत संविधान के विपरीत है, इसलिए रिजल्ट भी विपरीत आ रहा है जनता के बीच में। तो जनता के बीच में इसलिए विपरीत आ रहा है क्योंकि विपरीत क्रिया कर रहे हैं और संविधान ये जो पत्रकारिता है अभी के वर्तमान में, वो अपनी जिम्मेवारी के साथ नहीं करके बल्कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोल रहे हैं कि फलाना पीएम को चुनना है इसलिए इनको देना है, जबकि एमपी को चुनना है। क्या पीएम को मतलब चेहरा देख करके वोट करना चाहिए कि अपने क्षेत्र का जो लोकसभा का जो उम्मीदवार है उन उम्मीदवारों के चेहरों को देख करके वोट करना चाहिए, उनके चरित्र को वोट देखकर, उनके चरित्र को देखकर वोट करना चाहिए? देखिए, बहुत ही साफ बात है, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत तरीके से इस बात को समझा था, इसीलिए इतने सारे संसदीय क्षेत्र बनाए गए थे और संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुन करके प्रतिनिधि बना करके उसको संसद भवन में बिठाया जा रहा था। क्योंकि हमारे क्षेत्र की हम बात करें, औरंगाबाद के बारे में दिल्ली के व्यक्ति को कैसे पता चलेगा यदि हमारा व्यक्ति जिसको हमने चुना है प्रतिनिधि के तौर पर वो यहाँ बोले ही नहीं, यहाँ की समस्याओं को संसद में उठाए ही नहीं, यहाँ के बारे में किसी चीज़ की मांग ही ना करे कि यहाँ क्या लोकल मुद्दे हैं, तो उसका बना चुना जाना क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ यहाँ बात के बारे में देखेगा? तो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव क्यों हो? हमारा चुनाव तो हमारे व्यक्ति को चुनना है। हमारा चुनाव जो है पूरा केंद्रित होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि को, कि हमारा सांसद कैसे हो, ताकि हमारे जो लोकल मुद्दे हैं उसको कैसे उठाए, हमारी क्या जरूरतें हैं उसको कैसे खींच करके मांग करके लेके आए। तो देश के तमाम लोगों को अपना संसद चुनना है भैया, सांसद अपना चुनना है। हमारा सांसद ही मजबूत होगा, वो देश को मजबूत करेगा, वहाँ नीति कैसे बनेगी उस पर अपनी भागीदारी तय करेगा। हम किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे क्षेत्र का कौन जनप्रतिनिधि है, हमारे लिए कौन खड़ा है, हमारे लिए कौन बेहतर है, हमको इस तरीके से सोचना चाहिए और किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है कि इस बार का जो चुनाव है पार्टी, जाति, धर्म, संप्रदाय और बैनर के से ऊपर उठ के होने वाला है? मैं तो कहता हूं कि होना ही चाहिए, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। हम इन तमाम मुद्दों से जब तक नहीं उठेंगे, अब तक क्या हुआ उसके बारे में पता नहीं। 7-8 दशक गुजरने वाले हैं, हमको लगता है कि 7 दशक तो गुजरने वाले हैं। 7 दशक के बारे ये भी हम तय करना पाए कि मुद्दे पे हमें चुनाव लड़ना है, हमें तमाम चीज़ों को खारिज करना है, जो अनर्गल चीज़ें हैं, जो बाह्यात चीज़ें हैं, जो गैर संवैधानिक है, ऐसी चीज़ों को खारिज कर अभी तक नहीं कर पाई, ये हमारा दुर्भाग्य है। अब तो हमें इन सब चीज़ों को खारिज करके हमको मेन मुद्दों पर ही हमें अब चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र विकल्प है हमें मुद्दों पर, हमें संविधान पर, हमें रोजगार पर, हमें शिक्षा पर, हमें सुरक्षा पर, हमें अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण पर हमें वोट देना चाहिए। तो मेरा एक वोट जो 5 साल में आता है उसमें हमारा कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं है, तो बिल्कुल खर्चीला नहीं है। लेने वाले को मुझ तक उसका एक विचार पहुंचना चाहिए, उसका एक वादा पहुंचना चाहिए। वो 30 से 50 पैसे के पेपर पे पहुंच सकता है, पंपलेट से पहुंच सकता है, वो बहुत महंगा चीज़ नहीं है। एक पंपलेट से मेरा पूरा परिवार पढ़ सकता है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग फाउंडेशन लगाई है उससे भी बहुत ही कम है, 10% में हो सकता है। लेकिन जो जब देखते हैं वास्तविकता में, व्यवहार में, तो ऐसा चकाचौंध होता है दौलत का कि पता नहीं ये कैसे लुटेरे हैं, कितना पूंजी लगा रहे हैं। एक नियम बनाने में वो कितना लूटने वाले हैं ये उनके खर्च से ही पता चलता है, जबकि ये खर्चीला नहीं है। हमारे यहाँ अगर कार्यकर्ता आते हैं और हम उनके सपोर्टर हैं, उस मुद्दे के सपोर्टर हैं, मुद्दा को, हाँ, मुद्दे के सपोर्टर हैं, तो उनका हम आओ भगत भोजन करा सकते हैं, फिर खर्च कहाँ है? तो मैं ये कहता हूँ कि जनता के हाथ में है
कि वो इसको बिल्कुल खर्चीला न बना करके एक सामाजिक आयोजन कर सकते हैं और एकदम जो साधारण है जिसका कोई इनकम नहीं है 1 रुपया भी और सामाजिक कार्य धरती पे किया है, गली में किया है, तो वो भी एक MP किया, वो PM भी बन सकता है। हाँ, तो जिस तरह से आप जैसा कि देख सकते हैं कि सर का कहना है कि चुनाव भी खर्चीला नहीं है। इनके साथ जो हमारी बातचीत हुई, आप सबको कैसा लगा? इन मुद्दों पे आपका क्या राय है? वंचित वर्ग से भी जो लोग अपना भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपना उम्मीदवारी वहाँ पर सुरक्षित करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को कैसे अवसर मिलेगा? सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो पे कमेंट करके बताने का काम करेंगे। हमारी बातचीत आप सबको कैसा लगा पे भी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल को आप सब अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो फॉलो जरूर करेंगे। तमाम दर्शकों को नेशनल जनमंच देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।